जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम सुबुही खान। आज मैं आप लोगों से देश में बढ़ते हुए कोरोना के नंबर्स पे बात करने के लिए आई हूँ, क्योंकि ये बहुत सीरियस इशू है जिस पे हम लोगों को अब एटलीस्ट सोचना चाहिए। और क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ मैं आपको आगे बताती हूँ कि देखिए, इस बीमारी से, इस महामारी से तो हम कभी ना कभी निकल ही जाएंगे। हर परेशानी कभी ना कभी ख़त्म होती है एंड एवरीथिंग has an expiry date and this too shall pass. I really believe in that. लेकिन जो परेशानियां होती हैं, जो चैलेंजिंग सिचुएशंस होती हैं लाइफ में, वो हमें कई बार बहुत कुछ सिखाती हैं और कई बार हमें ऐसी चीज़ें सोचने पे मजबूर कर देती हैं जो हम जनरली सोचते नहीं हैं या उनको उतनी अहमियत नहीं दे पाते हैं जितनी उनको देनी चाहिए। मैं काफ़ी दिनों से न्यूज़ चैनल्स पे जब स्टेट वाइज देखती थी कि कोरोना कौन कौन सी स्टेट्स में किस लेवल से बढ़ रहा है, किसी स्टेट में ज़्यादा है नंबर्स, किसी स्टेट में कम है नंबर्स, तो आई वॉज एक्चुअली थिंकिंग कि अब ऐसा क्यों है कि कुछ स्टेट्स में ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी नंबर्स उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं और कुछ जगहों पे इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है, सारी सुविधाएं भी हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीड से नंबर कोरोना पेशेंट्स के बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कोरोना के जो मैक्सिमम केस लोड्स की जो 5 स्टेट्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा केसेस हैं कोरोना के, वो हैं दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान। इन जगहों पर बाकी सारी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज से ज़्यादा स्पीड से कोरोना हमारे देश में फैल रहा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके ये बात बताती हूँ कि अभी मेरे पास आज आज टुडे इज़ 10th of June, आज मेरे छोटे भाई की बर्थडे है, तो मुझे डेट भी अचानक याद आ गई। तो 8 जून को, यानी अब से 2 दिन पहले, मेरे पास एक मैसेज आता है कि एक अनिल कुमार नाम के कोई पेशेंट हैं जिनका 4 जून को कोरोना पॉजिटिव वो पाए गए हैं दिल्ली में, और उनको कहीं कोई हॉस्पिटल बेड नहीं मिल रहा है, कहीं उनको कोई एडमिट करने को तैयार नहीं है और वो परेशान घूम रहे हैं। तो मैंने उनके नंबर पे कॉल किया, जो नंबर मेरे पास आया था, आई कॉल्ड दैट नंबर, क्योंकि अब फ़िलहाल इस टाइम पे जैसे भी जिस तरह से भी मदद हो सकती है लोगों की, हम लोगों को करनी चाहिए। तो मैं, अगर मुझे पता चल रहा है कि लोगों को अस्पतालों में एडमिट नहीं हो पा रहे हैं, किसी तरह का उनको एड नहीं मिल रही है, असिस्टेंस नहीं मिल रही है, तो मैं उन लोगों की मदद कर रही हूँ। तो मैंने जब अनिल कुमार जी के दिए हुए नंबर पे कॉल किया तो मेरी बात हुई अरुण चंदेल जी से, जो कि उनके भाई हैं, जो उनके हॉस्पिटल में अटेंडेंट हैं। तो अरुण चंदेल जी ने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई जो कि डेंजरस हैं, कुछ ऐसी बातें बताई जो कि भयावह हैं, और आप सुनेंगे तो आपको एक्चुअली पता चल जाएगा कि क्यों इतनी स्पीड से दिल्ली में कोरोना के केसेस फैल रहे हैं, बढ़ रहे हैं और काबू में नहीं आ रहे हैं देश की राजधानी में। चंदेल जी ने मुझे बताया कि 4 जून को उनके भाई का कोरोना पॉजिटिव टेस्ट आया अंबेडकर अस्पताल में। उनको कहीं एडमिट नहीं किया गया, वो कई हॉस्पिटल्स में गए, किसी हॉस्पिटल में बोल दिया वेंटिलेटर नहीं है, कहीं बोल दिया गैस के सिलेंडर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। फाइनली वो जीटीबी हॉस्पिटल दिलशाद गार्डन, जो कि गुरु तेग बहादुर अस्पताल है, दिलशाद गार्डन, वहाँ पर वो फाइनली गए। वहाँ वो शाम को 4:30 बजे के करीब पहुँचे हैं और उनका रात को 6-7 घंटे उनको इंतज़ार कराने के बाद रात को 12:30 बजे फाइनली उनको एडमिट तो कर लिया। ये बात है 7 जून की। 7 जून को वो जीटीबी अस्पताल में एडमिट हुए हैं रात को 12:30 बजे। 8 जून में मेरी उनसे सुबह 11 बजे बात हुई है, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैडम, पहले तो इन्होंने एडमिट करने में इतने घंटों लगाए, कल रात से अब तक कोई खाना, चलिए रात में मैंने माना आप 12:30 बजे एडमिट हुए थे तो डिनर का टाइम निकल गया होगा, ब्रेकफास्ट में 11 बजे तक, मेरी उनसे बात भी आधा घंटा 45 मिनट हुई है, तो 11-12 बजे तक सुबह कोई पेशेंट को नाश्ता नहीं, किसी तरह का कोई खाना नहीं, सिर्फ मौसमी, और उन्होंने बताया कि गले हुए केले, जो सड़े हुए केले और मौसमी पेशेंट्स को पहुंचाई गई हैं 12 बजे। उसके अलावा दवाई कोई वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है, स्टाफ नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात उन्होंने बताया कि स्टाफ दूर दूर से भाग रहे हैं, स्टाफ ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि जैसे आपको हमें बिल्कुल आपके पास भी नहीं आना है। आप इमेजिन करिए वो स्थिति कि अस्पताल में आपको कोई अगर
आपकी कोई सेवा ना करे, या अस्पताल में कोई आपके पास आने से घबराए, आपको अटेंड ना करे, तो फिर आप किस तरह से आपका इलाज हो पाएगा। डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि बहुत गिनती चुनती के वहाँ पे डॉक्टर्स देख रहे हैं, नर्सेस स्टाफ कोई भी पास नहीं आना चाह रहा है, और ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं है। वो बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, जो कि देखिए कोरोना का हम सब जानते हैं कि कोई इलाज नहीं है। उसमें मेन यही होता है कि जब सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, तो अगर अस्पताल इंसान तभी जाता है जब सांस लेने में इतनी दिक्कत हो कि आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़े। अदरवाइज तो आप होम क्वारंटाइन भी रह सकते हैं, अगर आपके कोई सिम्टम्स नहीं है, या अगर आप नॉर्मल हैं कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी, तो आप घर पे भी अपना वेट कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को टाइम दे सकते हैं उस पर काम करने के लिए। लेकिन जब आपकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि आपको अस्पताल की जरूरत पड़े, तो एटलीस्ट वहाँ पे एक फर्स्ट, कोरोना के टाइम पे मुझे लगता है कि ऑक्सीजन एक फर्स्ट एड है, तो वहाँ पे अस्पताल में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, सीटी स्कैन मशीन खराब है, मशीन्स अवेलेबल नहीं है, और 1 ml के इंजेक्शंस अवेलेबल नहीं है, जो ब्लड सैंपल्स लेने के लिए पेशेंट्स का टेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं कि हमारे पास इंजेक्शंस नहीं है। पेशेंट्स के साथ किसी को होना वहाँ पे ज़रूरी है, जिसको दौड़ाया जा रहा है, जो जाके अगर टेस्ट सैंपल भी लिए जा रहे हैं तो वो 1 ml के इंजेक्शन भी मेडिकल स्टोर से वो लेकर आ रहे हैं। उन्होंने बोला कि स्टाफ बहुत बदतमीज़ी कर रहा है। हालांकि मैंने इस बात पे उनको समझाया कि देखिए थोड़ा सा इस चीज़ में हम लोगों को भी समझने की ज़रूरत है कि टाइम ऐसा है कि लोग अपने घर से दूर रह के लंबी लंबी ड्यूटी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एंजाइटी में, फ्रस्ट्रेशन में, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन में कई बार ये चीज़ें हो सकती हैं। तो एटलीस्ट बदतमीज़ी कर रहे हैं या इन चीज़ों पे इतना ज़्यादा फोकस मत करिए। आपको इलाज सही मिल रहा है या नहीं, आप इस पे फोकस करिए। आपको अटेंड सही तरह से किया जा रहा है या नहीं, आप इस पे फोकस करिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मुझे वीडियो बना के भेजी, मेरे पास वीडियो है कि जो वार्ड है जहाँ पे कि कोविड पेशेंट्स हैं, वहाँ पे बेड्स के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, बेड के बगल में बिल्कुल सट के, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि डिस्टेंस कम है, बिल्कुल सट के एक बेड डायगनली रखा है। जो कोरोना पेशेंट हैं, जो अनिल कुमार जी हैं, उनके बेड से बिल्कुल टच होके एक बेड जीटीबी अस्पताल दिलशाद नगर में उनके बेड से बिल्कुल सटा के रखा हुआ है। और मुझे अरुण चंदेल जी ने बताया कि कोविड और नॉन कोविड पेशेंट्स साथ में रखे हुए हैं। तो ये कुछ बहुत दुखद मुझे और बहुत अलार्मिंग सिचुएशन मुझे लगी। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि मैम कल रात को हम एडमिट हुए, कल रात से लेके, सोचिए रात को 12 बजे से लेके सुबह 11-12 बजे तक 4 मौतें हो चुकी थी, 4 डेथ्स रात से लेके सुबह तक हो चुकी थी। और सबसे खतरनाक बात जो मुझे मेन रीजन लग रही है दिल्ली में कोरोना फैलने के लिए, उन्होंने मुझे ये बोला कि अस्पतालों में, स्पेशली जिस अस्पताल में वो एडमिट हैं, वहां पे मरीजों के साथ अटेंडेंस अलाउड है, क्योंकि स्टाफ उनको अटेंड नहीं कर रहा है पेशेंट्स को, तो अटेंडेंस अलाउड है मरीजों के कि आप देखो अपने मरीज को। तो अपने मरीजों को अटेंड जो है वो उनके अपने लोग कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि मैम बगल में एक मरीज है जिसको सांस भी नहीं आ रही है, वो 24 घंटे से बैठा हुआ है क्योंकि उससे लेटा भी नहीं जा रहा है, जैसे वो लेटता है उसकी सांस रुक जाती है, उससे कुछ खाया नहीं जा रहा है, उसको 15-15 मिनट में एक बिस्किट ले जाके मैं खिलाता हूँ। तो ये आप सोचिए, इमेजिन करिए कि एक वार्ड में जिसमें कोविड पेशेंट्स हैं, और अनिल कुमार जी का मुझे बताया गया कि वो प्रोहिबिटेड कोविड-19 पेशेंट हैं, प्रोहिबिटेड कोविड-19 पेशेंट हैं, जिस वार्ड में काफ़ी कोविड पेशेंट्स हैं, उसमें से किसकी कितनी सीरियस स्थिति है, वहाँ पे आपने अटेंडेंस अलाउ किए हुए हैं। और वो अटेंडेंस सोचिए, वो अस्पताल से बाहर भी जाते हैं, वो मेडिकल स्टोर भी जाते हैं, वो हॉस्पिटल से बाहर भी जाते हैं, वो घर भी जाते हैं। तो कैसे कोरोना नहीं फैलेगा? दिस इज बेसिक कॉमन सेंस। आप आइसोलेशन सेंटर्स का या आइसोलेशन वार्ड का मतलब क्या है कि अगर कोई कोविड-19 पेशेंट है तो उसको एकदम आइसोलेट कर दिया जाए ताकि वो बीमारी एटलीस्ट दूसरों तक फैलने से रुके। इनफैक्ट जिन अस्पतालों में अच्छी तरह से काम हो रहा है, जो कोरोना वॉरियर्स अच्छे से काम कर रहे हैं, वो कितने अच्छे से अपने आप को पूरा कवर करके, 2-2, 3-3 शीट्स में उनको अपने आप को कवर करके, मास्क पहन के, ग्लव्स पहन के, और पूरा अपना वो प्रोटेक्शन गेयर पहन के अटेंड करते हैं। और बहुत सारे कोरोना वॉरियर्स अपने घर भी नहीं जा रहे हैं, इसीलिए अस्पतालों में ही कहीं रह रहे हैं, या अस्पतालों के पास ही उनका रहने का इंतजाम किया गया है ताकि आगे बीमारी ना फैले। तो आप इमेजिन करिए कि दिल्ली की स्थिति इसलिए खराब है क्योंकि वहाँ का जो प्रबंधन है, वहाँ का मैनेजमेंट देखिए आप, कि अटेंडेंस अटेंड कर रहे हैं कोविड पेशेंट्स को और वो खुल्लम खुल्ला शहर में घूम रहे हैं, तो कैसे मौत सड़कों पे बट रही है और लॉकडाउन खुल रहा है।
आप उसको लॉकडाउन 1 2 3 4 कैसे करके करिए अगर कोविड 19 कैरियर्स ऐसे खुल्लम खुल्ला समाज में घूम रहे हैं तो आइसोलेशन सेंटर्स का कोई मतलब नहीं रह जाता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अभी कुछ दिन पहले मैं यूपी की हूँ, मैं उत्तर प्रदेश की हूँ, तो मैं आपको उत्तर प्रदेश का एग्जांपल दे देती हूँ कि दिल्ली की पॉपुलेशन तकरीबन 2 करोड़ है, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन तकरीबन 23 करोड़ है, 10 गुना से भी ज्यादा दिल्ली से पॉपुलेशन है। लेकिन यूपी में इतने नंबर ऑफ कोविड 19 पेशेंट्स नहीं है और ना ही इतना नंबर ऑफ डेथ्स हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि मैं आपको बताती हूँ कि यूपी गवर्नमेंट ने जो हेल्थ कैटेगरीज हैं वो L1, L2, L3 जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उनको L1, L2, L3 करके कोविड सेंटर्स बनाए हुए हैं। L1 कैटेगरी में नॉर्मल कोविड पेशेंट्स हैं, L2 कैटेगरी में कोविड पेशेंट के साथ अगर किसी को और कोई बीमारी है तो वो वाले पेशेंट्स हैं, और L3 कैटेगरी में वो पेशेंट्स हैं जो बहुत सीरियस हैं, जो क्रिटिकल कोविड पेशेंट्स हैं। ये बात भी मुझे कैसे पता चली मैं आपको बताती हूँ। ये बात मुझे ऐसे पता चली कि मैं एक डिबेट देख रही थी, समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव एंड अखिलेश यादव जिनको हम सब जानते हैं, जो उत्तर प्रदेश के सरपरस्त रह चुके हैं किसी जमाने में, तो उन लोगों की पार्टी के एक प्रवक्ता ने ये बोला कि यूपी गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स में या कोविड सेंटर्स में मोबाइल्स अलाउ नहीं करे हैं, और वो मोबाइल्स उनको अलाउ करने चाहिए, पेशेंट्स के पास मोबाइल होने चाहिए। वो मोबाइल इसलिए अलाउ नहीं कर रहे हैं ताकि उनके कच्चे चिट्ठे ना खुल जाएं कि अस्पताल में क्या हो रहा है। जब मैंने इस बारे में मैंने इस बारे में इंक्वायरी करी, मैंने इस बारे में जाना, तब मुझे पता चला कि यूपी गवर्नमेंट का स्पेसिफिक डायरेक्शन है हेल्थ केयर फैसिलिटीज को एंड कोविड सेंटर्स को कि मोबाइल्स आइसोलेशन वार्ड्स में इसलिए अलाउड नहीं होने चाहिए क्योंकि वो कोरोना कैरियर्स हो सकते हैं। और हर वार्ड में जो एक वार्ड बॉय होता है या कोई एक सुपरवाइजर होता है, उसके पास एटलीस्ट 2 डेडिकेटेड मोबाइल्स होने चाहिए जिससे वो पेशेंट्स की बात कराए, उसको प्रॉपर अपना जो डिस्टेंस मेंटेन करने की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हुए, सैनिटाइजेशन की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हुए उन 2 डेडिकेटेड मोबाइल से पेशेंट्स की बात कराई जा सकती है उनके घर वालों से, और वो 2 डेडिकेटेड नंबर्स पेशेंट्स के घर वालों के पास भी रहेंगे और वो 2 डेडिकेटेड नंबर्स प्रशासन के लोगों के पास भी रहेंगे, सरकार के लोगों के भी पास रहेंगे, ताकि बात की जा सके और जानकारी ली जा सके कि स्थिति क्या है। तो देखिए, मैनेजमेंट इस तरह से होता है। आइसोलेशन वार्ड का मतलब ही ये होता है कि कोविड आगे ना फैले, और ये जो कुछ लोग इसको राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे शर्म आती है कि ऐसे टाइम पे भी इनको पॉलिटिक्स करने के अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा कि आप मोबाइल अलाउड करिए, आप ये करिए, आप वो करिए, सिर्फ अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा चलाने के लिए। इन लोगों को ये समझना चाहिए कि अभी एक ऐसा टाइम चल रहा है, ऐसी महामारी चल रही है कि हम इससे बच के निकल जाएं तो ही बहुत बड़ी बात है। राजनीति तो जिंदगी बच गई तो करते रहेंगे। कभी प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में जाके पॉलिटिक्स करने लग जाती हैं, जबकि मैंने आपको अभी बताया जो 5 स्टेट्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा केस लोड्स हैं कोरोना के, उनमें से एक राजस्थान भी है जो कि कांग्रेस गवर्नड है। तो वो अपनी स्टेट में जो इतनी तेजी के साथ कोरोना फैल रहा है उसको देखने के बजाय उत्तर प्रदेश में जाकर नाक घुसा रही हैं, जो कि एक्चुअली बहुत अच्छा कर रहा है कोविड टाइम में। तो आप ये देखिए, कभी बसेस को लेके, कभी किसी चीज को लेके राजनीति कर रही हैं और अपने राजस्थान को वो नहीं देख रही हैं। तो ये जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं लोग, इन लोगों के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये दिस इज द राइट टाइम कि हम इन लोगों को पहचाने। महाराष्ट्र में आप देखिए, महाराष्ट्र में सोनू सूद जी ने कितना अच्छा काम किया। उन्होंने प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए बसेस का इंतजाम किया और अपनी पॉकेट से पैसा लगा के उन्होंने एक बहुत सच्चे भारतीय होने का उन्होंने रोल निभाया। तो उसको वहां के शिवसेना के कोई संजय राउत जी हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने ये कह दिया कि सोनू सूद जो है वो बीजेपी के आदमी हैं और हमें बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो आप इन लोगों की मानसिकता देखिए। इन लोगों को ये खुशी नहीं है कि आप महाराष्ट्र के सरपरस्त हैं, तो आपको ये खुशी नहीं है कि कोई एक इंसान मसीहा बन के आपके प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचवा रहा है। आपको ये जलन है कि हमारी कमियां लोगों के सामने आ रही हैं। ना तो आप खुद कुछ करेंगे, ना आप दूसरे लोगों को कुछ करने देंगे, और जो लोग अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं उनका पैर पकड़ पकड़ कर खींचेंगे। एक मैं इस वीडियो में प्रवासी मजदूरों का पॉइंट और कवर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने मैसेज किया कि मैम आप प्रवासी मजदूरों के बारे में कुछ नहीं बोल रही हैं।
देखिए, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, वो ये शायद समझ सकते हैं कि मैं सच चाहे कितना कड़वा हो उसको मैं हमेशा बोलती हूँ। मुझे प्रवासी मजदूरों का बहुत दुख है। प्रवासी मजदूरों के जो तस्वीरें आई, उनके पैरों में छालों की तस्वीरें आई, उसकी मुझे दिल से बहुत तकलीफ है। लेकिन हम लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि देखिए, ये कोई नॉर्मल टाइम्स नहीं है। ये ऐसी महामारी है जो 100 साल में एक बार आती है। सरकारें भी, सरकारों के लिए भी ये, मोदी जी की भी लाइफ में ये पहली बार हुआ होगा। हर किसी की जिंदगी में, मेरी भी लाइफ में ये पहली बार हुआ है। बहुत से लोग, सभी लोगों की, जो लोग 100 साल से ज्यादा उम्र के नहीं हैं, उन लोगों को ऑब्वियसली 100 साल से कम उम्र के लोगों को, सबकी जिंदगी में ये पहली बार ही हुआ है। तो सब लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने तरह से कोशिश कर रहे हैं इससे लड़ने की। हम लोगों को अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट का, जो पब्लिक मैंडेट से एक बहुमत के साथ सरकार आई है, जो हमारी सरपरस्त है इस वक्त, हमें यह समझना चाहिए कि जैसे ही पैंडेमिक डिक्लेयर हुआ, 30 जनवरी को देश में पहला केस आया था कोरोना का, 11 मार्च को पहली डेथ हुई है कोरोना की हमारी कंट्री में, और 12 मार्च से ही गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस देनी स्टार्ट कर दी थी कि अब वो प्रिपेयर्ड होना स्टार्ट हो गए थे। और उन्होंने इकोनॉमी को साइड में रख के, उन्होंने पैसे को साइड में रख के ये सोचा कि नहीं, लोगों की जानें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने लॉकडाउन को जो निर्णय लिया, वो एक बहुत डेयरिंग डिसीजन था। इसको समझने की कोशिश करिए। अमेरिका, जिसको हम वर्ल्ड पावर मानते हैं, वो लाखों डेथ्स तक पहुंच गया सिर्फ इस वजह से क्योंकि लॉकडाउन का डिसीजन नहीं ले पाए वो। क्योंकि पैसा, लोगों के लिए अर्थव्यवस्था बहुत मैटर करती है। वो लोग लॉकडाउन का डिसीजन नहीं ले पाए, तो कितना ज्यादा वहां पे लोगों की जानों का नुकसान हुआ है। हमारी कंट्री में हमारे रिस्पेक्टेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक डेयरिंग डिसीजन ऑन टाइम लिया लोगों की जिंदगी बचाने का। आप खुद सोचिए कि क्या पैर में छाले पड़ना ज्यादा दुखद है या फिर किसी की मौत होना ज्यादा दुखद है? मैं मानती हूं, देखिए, मैं कई बार सिचुएशन को, जब हम एक्चुअली राज सत्ता में होते हैं, जब हम एक्चुअली उस पोजीशन में होते हैं कि हमें करोड़ों लोगों को देखना है, तो हमें लार्जर पिक्चर देखनी होती है। तब हम बहुत संकीर्ण मानसिकता के साथ नहीं देख सकते। मैं हमेशा बोलती हूँ, एक जख्म में और एक खतरनाक जानलेवा बीमारी में आप किसको चुनेंगे? आप ऑब्वियसली जख्म को चुनेंगे, क्योंकि कोई भी जानलेवा बीमारी से मरना नहीं चाहता है। तो लॉकडाउन का डिसीजन जल्दी लेना एक बहुत अच्छा सराहनीय कदम था, जिसकी हम सब लोगों को बिल्कुल एकजुट होकर सरकार की सराहना करनी चाहिए और उनका धन्यवाद करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड करना चाहिए कि उन्होंने भारतवासियों की जिंदगियों को पैसे के ऊपर समझा। और जो लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि प्रवासी मजदूर, जिन जिन लोगों की स्टेट से ये मजदूर जा रहे हैं, क्या उन लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में ऑल ओवर इंडिया से मजदूर काम करने के लिए आते थे, बल्कि बहुत से लोगों के दिल टूटे होंगे। तो जो हमारे दिल्ली के, जो ये अरविंद केजरीवाल जी जो चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, वो फ्री इंटरनेट तो बांट सकते हैं, वो फ्री बिजली तो बांट सकते हैं, वो सब कुछ फ्री बांट सकते हैं, अपीस करने के लिए, लोगों को तुष्टीकरण करने के लिए, लोगों को बर्बाद करने के लिए, सिर्फ वोट गेन करने के लिए वो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन वो लोगों को फ्री खाना नहीं खिला सकते। किस तरह से दिल्ली से मजदूरों को प्रवास करना पड़ा था, रातों रात यूपी बॉर्डर पे जाके मजदूरों को खड़ा होना पड़ गया था क्योंकि उनको खाना नहीं मिल रहा था। एक तरफ ये लोग बोल रहे थे हम 5 लाख, दिल्ली गवर्नमेंट बोल रही थी हम 5 लाख 10 लाख लोगों को खाना खिला रहे हैं। अगर आप खाना खिला रहे होते तो आई एम सॉरी, उन लोगों को खाने की तलाश में ऐसे अपने छोटे छोटे नन्हे बच्चों को गोद में लेके ऐसे दर दर भटकना नहीं पड़ता। तो देखिए, जो प्रवासी मजदूरों के लिए भी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैं उन लोगों से भी कहना चाहती हूं कि देखिए, इस टाइम पे सबकी जिम्मेदारी है। इस टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और समाज की, हम लोगों की भी इंडिविजुअली भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों के आसपास के एरिया में कोई भूखा ना रहे, हमारा कोई पड़ोसी भूखा ना रहे, हम लोगों के मोहल्ले में कोई भूखा ना रहे। अगर इस तरह का हम लोगों ने इनिशिएटिव लेना स्टार्ट कर दिया होता, तो इस तरह की स्थिति हम लोगों को देखने को नहीं मिलती। तो देखिए, ऐसे ये क्रिटिसाइज करने का टाइम नहीं है, ये लोगों को एकजुट होके, एक साथ होके, हाथ में हाथ मिला के चलने का वक्त है। और जो लोग अपनी पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से ऐसा करते हैं, उन लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, इस वक्त आप ठीक है, किसी पार्टी के विरोधी हो सकते हैं, आप किसी पार्टी की विचारधारा के विरोधी हो सकते हैं, आपका एक पॉलिटिकल अपना एजेंडा हो सकता है, आपका अपना पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। लेकिन इस वक्त 135 करोड़ लोगों की जानें
जिस गवर्नमेंट के अंडर हैं, जो अपने एंड से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम सब लोगों को, जिस भी आराध्य को हम मानते हैं, हमें हाथ जोड़ के, हमें हाथ फैला के दुआ मांगनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि ये गवर्नमेंट कोरोना के टाइम पे फेल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस महामारी के टाइम पे ये गवर्नमेंट फेल हुई तो 135 करोड़ भारतीय फेल हो जाएंगे। 135 करोड़ भारतीयों की जिंदगी इस वक्त उनके हाथ में है, और जो स्टेट गवर्नमेंट उनकी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही हैं, वो उन लोगों को, हम लोगों को एज वोटर्स उनको पहचानने की जरूरत है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर टाइम टू टाइम गाइडलाइंस इशू कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम गाइडलाइंस इशू कर रही है। उसके बावजूद अगर आप लोगों से नहीं संभल रहा है, और जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए कि आपकी इस तरह की इस फेटल लापरवाही की वजह से नहीं संभल रहा है, जो मतलब इतनी खतरनाक आपकी लापरवाही है, उसकी वजह से नहीं संभल रहा है, तो हम लोगों को एज वोटर्स भी अपनी जिम्मेदारी पहचान जानी चाहिए कि देखिए, मैं आपको ये कभी नहीं बोलूंगी कि आप किस पार्टी को वोट दीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि आप किस पार्टी को वोट दीजिए, लेकिन मैं आपको दो बातें जरूर बोलूंगी कि एक तो वोट जरूर दीजिए अगली बार जब भी इलेक्शन हो, क्योंकि वोट परसेंटेज बहुत कम होती है हमारे देश में, लोग घर से निकल के जाते नहीं है वोट देने। आप लोग वोट की अहमियत को समझिए। जब हम किसी को वोट देते हैं, जब हम किसी को किसी जगह का सरपरस्त बनाते हैं, तो उस जगह का ना ही सिर्फ विकास उसके हाथ, उस इंसान के या उस पार्टी के हाथ में होता है, बल्कि उस जगह की सुरक्षा भी उनके हाथ में होती है। जितने लोग उस एरिया में रहते हैं, उतने लोगों की लाइफ, उतने लोगों की हेल्थ भी उनके हाथ में होती है। तो जब आप ये सोचिए कि आप अपनी जिंदगी किसी के हाथ में देने के लिए जा रहे हैं, तो वोट की प्लीज इंपॉर्टेंस को समझिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऑलवेज ऑलवेज वोट। नेक्स्ट कभी भी वोट हो, आप कभी आंधी हो, तूफान हो, बाढ़ हो, भूकंप हो, अपने घरों से निकल के जाइए और प्लीज वोट दीजिए। वोट इज अ वेरी 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 पावरफुल थिंग जो हम लोगों के हाथ में। डेमोक्रेसी की इस ताकत को समझिए। अपने देश को हम बदल सकते हैं अपनी सिर्फ वोट की ताकत से। और जो हम वोट देने जाते हैं, उसमें सिर्फ हम इस चीज का ध्यान रखें कि हम ऐसे लोगों को सत्ता में लाएं जो लोग इमोशनली इन्वॉल्व हैं लोगों से, जो लोग इमोशनली इन्वॉल्व हैं भारत से, जो लोग इमोशनली इन्वॉल्व हैं भारत की नेशनल एथॉस से। उन लोगों को पावर में लाइए जो आपको इस तरह की परेशानियों से बाहर निकालें, जो ना ही सिर्फ आपका भविष्य सुरक्षित करें बल्कि पूरे देश का भविष्य जिनके हाथों में सुरक्षित हो। आज मैं आप लोगों के सामने यही कहने के लिए आई थी। अगर मेरी कोई भी बात आपको समझ आई हो या उस पर आप एक्ट करें या कुछ बेहतर समाज के लिए हम लोग मिलके कर पाएं, तो मैं अपनी आज की इस लाइव वीडियो को सक्सेसफुल समझूंगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।